नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि आप सभी के परीक्षा जीवन से संबंधित है। प्रिय विद्यार्थियों, जब से यूजीसी नेट के रिजल्ट्स आ रहे हैं और आप सभी के प्रश्नों को देखते हुए मेरे मन में एक विचार आया और विचार आने के बाद हमने अपने उन दिनों को याद करना शुरू किया, जब आप ही की तरह इन परीक्षाओं में हम बैठा करते थे और परीक्षाओं को क्वालीफाई करने के बाद कितने समय में हमें नौकरी मिली या फिर किन-किन संघर्षों से हमें गुजरना पड़ा, उन सभी बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। आमतौर पर परीक्षा परिणामों के बाद आप सभी के कमेंट्स बार-बार आते हैं। इस बार एक विद्यार्थी का कमेंट आया कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि एकेडमिक की तरफ मत जाओ, इसमें बहुत समय लग जाता है और हो सकता है कि बाद में निराशा भी हाथ लग जाए। और दूसरा प्रश्न यह एक विद्यार्थी ने पूछा कि मेरा बार-बार नेट हो रहा है, आगे मैं क्या करूँ? इसको लेकर भी कई विद्यार्थी परेशान हैं और एक से अधिक बार वो नेट हो रहे हैं। तो हम अपनी यात्रा के माध्यम से आप सभी से कुछ चर्चा करेंगे, जिससे कि बहुत सारी बातें क्लियर हो जाएँगी कि आखिरकार आपको आगे क्या करना है। हम आपको ले चलते हैं आज से करीब 14 साल पहले, जब हम इस एग्ज़ाम में बैठा करते थे और आप सभी की सहूलियत के लिए हमने यहाँ पर अपना सर्टिफ़िकेट भी लगा दिया है कि ताकि आपको लगे कि इस मिथ्या जगत में प्रामाणिकता कितनी ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमने जो एग्ज़ाम दिया था, हमारे लिए जो पहला गोल्डन दिन था, वो 8 अक्टूबर 2010 था, जब हम एमए के विद्यार्थी थे और यूजीसी नेट की परीक्षा में पहली बार बैठे थे और यहाँ पर जेआरएफ हो गया था। तो ये पहली बार हमको इस तरीके से सुखानुभूति हुई। बाद में एक बार फिर से हमें यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने का मन किया या फिर एक तरीके से देना पड़ा, क्योंकि उस ज़माने में हमारे सीनियर्स द्वारा या फिर कैंपस में बहुत सारे लोगों को आधी-अधूरी हो जानकारी होने के कारण था कि जब भी आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, जब आप एमए थर्ड सेमेस्टर में रह सकते हैं। हालाँकि वो एक मिथ ही था, लोग सही से नियम कानून नहीं पढ़ते थे। उसमें था कि जब आप नेट क्वालिफ़ाइड हो जाते हैं, तो मिनिमम 2 से 3 साल में आप अपने एलिजिबिलिटी को कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कि एमए को कंप्लीट कर सकते हैं। तो हमने भी अपने को सेफ रखने के लिए दोबारा एग्ज़ाम दिया और फिर से जेआरएफ हो गया। तो ये घटना रही। आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि आपने 2 बार क्यों एग्ज़ाम दिया? तो यही था, एक बार हमने एग्ज़ाम दिया था देखने के लिए और देखने के क्रम में ही मेरा सिलेक्शन हो गया जेआरएफ के तौर पर और फिर अपने को आगे ताकि दिक्कत ना हो, तो हमने दोबारा एग्ज़ाम दिया और दोनों में जेआरएफ हो गया। इसके बाद फिर हमने इस एग्ज़ाम से संन्यास ले लिया और पता था कि इतना काफ़ी है। हाँ, जिन भी विद्यार्थियों का बार-बार नेट होता रहा उन्होंने इसको आगे जारी रखा, बाद में वो जेआरएफ भी हुए। मुझे याद आता है कि जब हम एग्ज़ाम देने गए थे, तो हमारा समय अलग था। जिस तरीके से आज का दौर है, वो दौर नहीं था। उस समय सूचना संचार का अभाव था। बहुत कम लोगों को जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी इत्यादि में पढ़ते थे या फिर सही जगहों पर पढ़ते थे, सूचनाएँ पहुँच जाती थीं, तो वो यूजीसी नेट का फॉर्म भर लेते थे। जिस तरीके से आज फॉर्म आया नहीं कि सूचना आप तक पहुँच गई, वो दौर नहीं था और उतनी कोचिंग भी नहीं थी और यूट्यूब चैनल्स भी नहीं थे कि आपको बार-बार बताएँ कि अब आने वाला है, अब आने वाला है। इस तरीके से उस समय चर्चा ही नहीं होती थी। हम आराम से अपना एमए करते थे और कैंपस में या फिर सीनियर्स के माध्यम से पता चलता था कि यूजीसी नेट का फॉर्म आ गया है और उस ज़माने में यूजीसी ही इस एग्ज़ाम को कराता था। ये भी एक अच्छी बात थी। चूँकि आप बीच में देखें कि कई बार इस एग्ज़ाम को लेकर अलग-अलग परीक्षा एजेंसियों ने एग्ज़ाम करवाया हुआ है। और उस ज़माने में एक किताब आती थी जिसका नाम था प्रतियोगिता साहित्य सीरीज़। हिंदी के लिए किताब काफ़ी रामबाण थी। उस ज़माने में जो इस किताब को बढ़िया से पढ़ लेता था और अपने एमए के दिनों में अच्छे से पढ़ाई किया रहता था, वो निश्चित तौर पर इस एग्ज़ाम में सफल हो जाता था। उस समय हमारे लिए सबसे बड़े अगर कोई स्रोत हुआ करते थे, तो हमारे सीनियर हुआ करते थे और यूजीसी नेट को लेकर हमें सबसे पहले हमारे सीनियर्स के माध्यम से ही पता चला कि इस एग्ज़ाम को कब दे सकते हैं, कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या-क्या पढ़ सकते हैं। हालाँकि मुझे याद आता है कि जब मैं बीए का विद्यार्थी था बीएचयू में, तो हमारी एक मैडम थीं,
प्रोफेसर श्रद्धा सिंह। हमारी आदत थी कि मैं बोलने में बहुत कमज़ोर था लेकिन लिखने में बहुत अच्छा था। तो मैं अपने टीचर्स को नोट्स ले जाकर दिखाता था कि इसमें क्या गलतियाँ हैं और कितना सुधार किया जा सकता है, क्योंकि सीखने की स्वाभाविक प्रवृत्ति हमारे अंदर पहले से ही थी। तो एक बार श्रद्धा मैम ने कहा था कि अगर ऐसे लिखोगे तो तुम्हारा जेआरएफ हो जाएगा। तो मुझे लगा कि मैम कहीं व्यंग तो नहीं कर रही हैं या गुस्सा में तो नहीं है। लेकिन वो मोटिवेशन के तौर पर कह रही थी। तो मैं पहली बार इस शब्द का प्रयोग सुना कि जेआरएफ भी कोई चीज़ होता है। उस समय मैं था बीए सेकंड ईयर का विद्यार्थी था। इसके बाद जब हमारा एमए में एडमिशन होता है और हम पहुँचते हैं झेलम हॉस्टल में। हमने नीचे जो यहाँ पर अपना सर्टिफ़िकेट लगाया था, आप देखिए कि उसी के एड्रेस पर यहाँ पर आया भी है। झेलम हॉस्टल पहुँचते हैं, वहाँ पर हम अपने 2 सीनियर्स से मिलते हैं। संयोग से वो दोनों आज केंद्रीय विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के तौर पर मौजूद हैं। जिसमें कि एक डॉक्टर वीरेंद्र कुमार मीणा और एक राजकुमार मीणा। इन दोनों सीनियर्स ने खासतौर से जो वीरेंद्र मीणा जी थे, इनके पास किताबों का भंडार था। जो किताब कैंपस में नहीं मिलती थी, वो वीरेंद्र मीणा जी के पास मिल जाती थी। और राजकुमार मीणा काफ़ी ये मोटिवेशन देते थे कि ऐसे पढ़ोगे, वैसे पढ़ोगे, क्योंकि सबसे पहले हमारे सीनियर्स में वीरेंद्र मीणा का जेआरएफ हुआ था और फिर नेट हुआ था राजकुमार मीणा का। तो एक चर्चा का एक था कि फलाना-फलाना हमारे सीनियर का नेट जेआरएफ हुआ है। तो हम लोगों के अंदर भी एक एनर्जी आई। तो हम लोग तैयारी करना शुरू कर दिए और वो दौर था लिखित एग्जाम का। जब हम लोगों के सीनियर्स का एग्जाम हुआ था, तो फर्स्ट पेपर में यूजीसी नेट ने पहली बार माइनस मार्किंग की हुई थी। तो हमारे कई सीनियर पहले पेपर को ही क्वालीफाई नहीं कर पाए थे। उस ज़माने में 3 पेपर हुआ करते थे, पेपर 1, 2 और 3। 2 ऑब्जेक्टिव होता था, 3 सब्जेक्टिव तौर पर होता था और जिस तरीके से यूपीएससी इत्यादि में मेंस लिखा जाता है, उस तरीके की कॉपी मिलती थी और हम लोग लिखते थे। तो कुल मिलाकर यहाँ से हमें जानकारी मिली कि यूजीसी नेट एक एग्जाम होता है, अगर उसको क्वालीफाई करेंगे तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर इत्यादि बन सकते हैं। तो हम लोग इस दौर से गुजरते हुए नेट जेआरएफ क्वालीफाइड किए, एक नहीं 2-2 बार किए और फिर एक मतलब अपने जूनियर्स में भी एक आदर्श के रूप में रहा। बहुत सारे लोगों को हमने गाइडेंस करना शुरू किया और ढेर सारे हमारे जूनियर्स भी सक्सेस हुए। ये तो रही पहली बात। अब आती है दूसरी चुनौती कि उस दौर में जब जेआरएफ हो गए, तो ऐसा लगता था कि दुनिया की सारी चीज़ मिल गई है। हमारे मुझे याद है कि हमारे सहपाठी फ़ोन किया करते थे। उस ज़माने में बीएचयू और जेएनयू में मैं पहला ऐसा इकलौता था अपने बैच में कि जेआरएफ हुआ था। 2-3 लोग नेट हुए थे, ये पूरा रिज़ल्ट आया हुआ था और बाकी देश भर के लोग अलग-अलग जगह के हुए रहे होंगे। तो लोग पूछा करते थे कि तुमको कैसा महसूस हो रहा है? मैं सोचता था कि ये तो क्वालीफाइंग एग्ज़ाम है, हो गया चलो अच्छी बात है, पहली बार में ही हो गया। तो एक लगता था कि चलिए अब पीएचडी में एडमिशन हो जाएगा, तो फिर स्कॉलरशिप मिलेगी क्योंकि सीनियर्स से हम ये सारी चीज़ें सुने थे। उस ज़माने में ₹12,000 मिला करता था। फिर धीरे-धीरे ये बढ़ के 16,000 हुआ, फिर आज आप देखते हैं कि 30-35 हज़ार के आस-पास में हुआ है। तो ये इसका भी एक इतिहास है, कैसे-कैसे बढ़ोतरी हुई है। तो चुनौती ये आई कि जेआरएफ हो गए, तो एमए अच्छे से कंप्लीट कर लें। एमए जेएनयू से बहुत लोग कर लेते हैं, लेकिन एमफिल पीएचडी करना एमए के पढ़ाई के बाद बहुत एक चुनौती होती है कि अपनी एक सीट सुरक्षित रखना है। क्योंकि जो भी विद्यार्थी जेएनयू से एमए इत्यादि करते थे, उसमें से 50% विद्यार्थी एमफिल के एंट्रेंस में बाहर हो जाते थे या फिर बाहर से 50% लोग आते थे। मतलब कि सभी का एडमिशन नहीं होता था, तो ये चुनौती थी कि एक सीट आपको सुरक्षित रखना है और हमने काफ़ी मेहनत किया और एमफिल पीएचडी में एडमिशन भी हो गया और उसी दौर में हमें तैयारी भी करना था। उस समय हर विद्यार्थी के मन में रहता है कि वो पहले सिविल की तरफ जाए, एकेडमिक की तरफ बाद में जाया जा सकता है। लेकिन कुछ ऐसा सिचुएशन बना कि हमारी परीक्षाएँ दोनों समानांतर तरीके से होती थी। एक बार इधर की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर एकेडमिक और जेएनयू में हिंदी साहित्य इतना बढ़िया से पढ़ा दिया गया था कि लगता था अपने प्रोफ़ेसर्स को देख के कि हम भी अगर इस क्षेत्र में आते हैं, तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम अपना इधर की तैयारी में भी लग गए और हमारा कोई गॉडफ़ादर नहीं था, तो फिर हम थोड़ा-सा कमीशन के तरफ भी थे कि चलिए फॉर्म इत्यादि आएगा तो भर दिया जाएगा। और वो दौर आ गया था धीरे-धीरे जब मैं पहली बार फॉर्म भरा, फॉर्म भरने का दौर है। आप ये मान लीजिए कि एक परीक्षार्थी जेआरएफ हो चुका है और अब फॉर्म भर रहा है वो, तो पहली बार मैं फॉर्म भरा यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली का, ठीक है? दिल्ली का फॉर्म भरा परमानेंट के लिए, तो लगता था कि बस अब नौकरी हमारी लग जाएगी। लेकिन उसी दौर में एडहॉक के लिए भी फॉर्म आता था जिसको ले जाकर जमा करना पड़ता था, फिर उसमें रैंकिंग बनती थी और कई उसमें स्टेज रहा करते थे।
जो पीएचडी वाले होते थे वो सबसे सीरियल में आगे रहते थे और फिर धीरे-धीरे परसेंटेज के हिसाब में उसमें भी कैटेगरी बनी हुई थी। तो परमानेंट के लिए मैं गया वहाँ पर, तो देखा कि सीधी भर्तियों में बड़ी वो है पहुँच, अप्रोच और क्या-क्या परिचय इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा है। तो मुझे लगा कि मैं तो लग रहा है कि इसमें नहीं सफल हो पाऊँगा और एड हॉक की तो उसमें भी था कि कोई चेयरपर्सन फ़ोन कर दे रहा है, कोई एचओडी फ़ोन कर दे रहा है, कोई सुपरवाइज़र फ़ोन कर दे रहा है, कोई परिचित नेता-प्रेता सब भी फ़ोन कर देते थे। ये तो जग ज़ाहिर है आप यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में अच्छे से जानते हैं। तो मुझे लगा कि मैं अब इस क्षेत्र में नहीं चल पाऊँगा, मुझे सीधी भर्ती में सफलता नहीं मिल पाएगी। फिर इसी समय में मैं यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान का फॉर्म भरा था और हमारे एक क्लासमेट ने कहा कि रजनीश राजस्थान में बहुत ईमानदारी से सिलेक्शन हो रहा है, अगर तुम अच्छे से तैयारी करके जाओगे तो हो सकता है। तो मुझे उम्मीद जगी कि शायद मैं अपना इंटरव्यू अच्छा से दूँगा तो हो जाएगा। उस समय मैं एमफिल कंप्लीट किया था। लेकिन वहाँ पर भी गया तो हाथी के दाँत दिखाने टाइप के ही हो गया। वहाँ पर भी जो पारदर्शिता थी, सब वैसे ही था। खैर मतलब चयन नहीं हो पाया। फिर अपने सुपरवाइज़र से मैं 1-2 बार चर्चा किया कि सर मैं इंटरव्यू के लिए तो कॉल हो रहा है लेकिन मेरा चयन नहीं हो पा रहा है। तो उन्होंने एक वाक्य बोला था कि इस क्षेत्र में आ गए हो तो संघर्ष करो। तो फिर मैं इस चीज़ को थोड़ा गंभीरता से ले लिया। हमने कहा कि अब संघर्ष करना है तो क्यों ना हम पब्लिक सर्विस कमीशन यानी स्टेट लेवल के जो भी फॉर्म आते हैं, उनको हम भरें और मेहनत करके वो करें। क्योंकि हर सुपरवाइज़र के अंडर में 7-8 बच्चे होते हैं और पहले के भी बच्चे होते हैं। तो वो एक व्यक्ति कितने लोगों की नौकरी लगवाया गया है, कितने लोगों को अप्रोच कर सकता है। क्योंकि 5 उँगलियाँ बराबर नहीं है, सबका अलग-अलग तरीके का संबंध होता है। तो एक व्यक्ति के ऊपर इतना बर्डन नहीं देना चाहिए। फिर हम तैयारी में एकदम से लग गए और आप देखेंगे कि इस तैयारी के बहाने हमने पूरा देशाटन किया और इस देशाटन में हमारे 3 मित्रों ने पूरा सहयोग दिया। ये बहुत ही दिलचस्प कहानी है। आगे कभी इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। फिर शुरुआत होती है हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तर प्रदेश, यूपी हायर एजुकेशन, जीडीसी, जीआईसी क्योंकि ये अपना स्टेट था, तो यहाँ पर जितने भी शिक्षक भर्तियाँ के फॉर्म आते थे, सबको हम भरा करते थे। फिर अ, आ गए गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, सभी का फॉर्म हम सन 2014 से लेकर 2018 कुछ फॉर्म 2013 में भी आए थे और अच्छी बात ये थी कि ये सभी फॉर्म आगे-पीछे आया करते थे और हम हर जगह फॉर्म भरते थे और हम इन 3 मित्रों का यही कहना था कि हमें अगर मालदीव और अंडमान निकोबार में भी नौकरी मिल जाएगी तो हम लोग जाएँगे। हम लोग पहले से तय कर लिए थे कि हमारा कोई गॉडफ़ादर नहीं है तो हमें जाना पड़ेगा। तो हम लोग इसी मोटिवेशन के साथ पढ़ाई करते थे और हर एग्ज़ाम में, परीक्षा में कभी इंटरव्यू तक पहुँचते थे, फिर हम लोग असफल हो जाते थे। ये दौर चलता था, परीक्षा देते थे, इंटरव्यू देते थे, फेल हो जाते थे, फिर कुछ में सफल हुए और मेरे लिए तो टर्निंग पॉइंट आया जुलाई 2017। अब आप ध्यान दीजिए कि जो व्यक्ति सन 2011 में नेट जेआरएफ क्वालिफ़ाइड हो जाता है, 1 बार नहीं 2 बार हो जाता है, फिर भी उसको नौकरी मिलने में करीब आप देख रहे हैं कि 6 साल का वक़्त लगता है, ठीक है? तो बीच में हमने कोई आराम नहीं किया, बल्कि कंसंट्रेट रहे, काक-चेष्टा बको ध्यानम के दृष्टिकोण से एकदम लगे रहे और एकदम से हम पब्लिक सर्विस कमीशन वाली परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कि जहाँ पर लिखित परीक्षा और इंटरव्यू होगा, वहाँ पर तो मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा और आप विश्वास नहीं करेंगे, जहाँ-जहाँ परीक्षाएँ स्क्रीनिंग टेस्ट पर थी, वहाँ-वहाँ चयन नहीं हुआ और जहाँ-जहाँ नहीं थी, वहाँ-वहाँ चयन हो गया। जहाँ पर रिटेन और इंटरव्यू का नंबर जोड़ा जाता था, वहाँ-वहाँ चयन हुआ। एक ही साथ कम से कम 3 से 4 जगहों पर सिलेक्शन हुआ। हम बहुत कन्फ्यूज़ हो गए थे कि नौकरी करें तो करें कहाँ? ठीक है? इसी बीच अ, हर स्टेट में जाने का मौका भी मिला और हर स्टेट की राजधानियों में भी हम लोग गए और यही हमारी यादें भी बनकर रह गई। बीच-बीच में हम पीजीटी इत्यादि की भी परीक्षाएँ दिया करते थे, खासतौर से डीएसएसबी, यूपी यहाँ भी सफलता मिली। तो कुल मिलाकर आप देख रहे हैं कि जो आपका बड़ा भारी प्रश्न है, जो कि जिज्ञासा के तौर पर है कि जेआरएफ अगर आप हो गए हैं, तो जेआरएफ होते ही नौकरी नहीं मिल जाती है, इसके लिए भी आपको संघर्ष करना पड़ता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर लाइन सीधी नहीं खींची है, बल्कि इसको मैं कुछ आप देख रहे हैं कि स्प्रिंग टाइप का बनाने का प्रयास किया हुआ हूँ कि ये रास्ता आसान नहीं है। और जो विद्यार्थी कहते हैं कि मेरा बार-बार नेट हो रहा है, तो मैं क्या करूँ? आप यही करिए कि अ, असिस्टेंट प्रोफ़ेसर का फ़ॉर्म आ रहा है तो उसको ज़रूर भरिए। आपके पास एक सुनहरा मौका है। आप जेआरएफ के पीछे जा सकते हैं,
उसकी तैयारी को बंद करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन अगर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो जाएँगे तो फिर जेआरएफ की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है ना? इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान में रखें। हालाँकि जो भी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर एग्ज़ाम्स होते हैं, वो रेगुलर बेस पर नहीं होते हैं। चुनाव के ऊपर आधारित होते हैं। 2-2 साल, 3-3 साल पर आते हैं। आते भी हैं तो बार-बार फॉर्म का रीओपन, रिवाइज़ ये सब होता रहता है। कोर्ट केस में फँस जाते हैं। ठीक है? सारी चीज़ें बहुत कुछ मैटर करती हैं। अब इसमें ज़रूरत है कि आप धैर्य बना कर रखिए, अपने स्वास्थ्य को एकदम से बढ़िया से करके रखिए। ठीक है ना? मानसिक मजबूती भी बहुत ज़रूरी है। बीच-बीच में बहुत सारे असफलता के दौर चलते रहते हैं और तुलनात्मक भी होता है कि फलाना आपके साथ पढ़ रहा था, तो वो यूपीएससी निकाल लिया, ढेकाना आपके साथ पढ़ रहा था, तो यूपीपीसीएस निकाल लिया, आप क्या कर रहे हैं? तो एक मानसिक दबाव पड़ता भी है। हमारे साथ भी ये सारी चीज़ें आई। अब बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे गाँव के इलाके के थे वो टीजीटी, पीजीटी में हो गए थे। तो हमारे पापा बोलते थे कि आप दिल्ली में पता नहीं क्या कर रहे हैं, इधर सब हो गए, यहाँ का भी भरिए। समझाते थे कि फॉर्म भरिए, कोई छोटी-मोटी नौकरी मिल जाए तो आप ज़रूर करिए। तो इसी क्रम में हमने लगभग हर राज्य के फॉर्म को भरा और अपने स्टेट के पीजीटीज़ को भी भरा और दिल्ली का भी भरा। तो कई जगहों पर असफलताएँ मिली, कई जगहों पर सफलताएँ भी मिली। तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और बहुत खुश भी होने की ज़रूरत नहीं है कि मेरा ये हो गया है तो मैं अब इस ग्रह का सबसे पूर्ण व्यक्ति हो चुका हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, और जहाँ तक तैयारी की बात है, तो कंटिन्यू अगर आप पीएचडी में हैं, तो अगर आपका जेआरएफ हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है, एक चीज़ मैं कई बार महसूस करता हूँ कि अगर कोई बार-बार नेट हुआ है, तो वो जल्दी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बन सकता है। अगर कोई एक बार जेआरएफ हो गया, क्योंकि वो एक बार तैयारी में कैसे हुआ, एक बार मेहनत किया हो गया। लेकिन हो सकता है कि वो थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाए। जेआरएफ को पहले स्वीट पॉइज़न के रूप में भी देखा जाता था। जेआरएफ के बाद हम बहुत भौतिकवादी हो जाते हैं। बाइक खरीद लेते हैं, लैपटॉप खरीद लेते हैं, अच्छी मोबाइल खरीद लेते हैं और बाइक खरीदते हैं, तो चाहते हैं कि पीछे की सीट खाली ना रहे, उस पे भी कोई बैठे, तो हमारा ध्यान बहुत भटक जाता है। और जो बार-बार नेट जारफ हो रहा है, इसका मतलब है बार-बार नेट हो रहा है, तो इसका मतलब है कि वो अपने सही रास्ते पे चल रहा है। तो हमने देखा है, व्यावहारिक रूप में देखा है कि हमारे बहुत सारे ऐसे मित्र रहे हैं, जो जेआरएफ तो नहीं हो पाए, लेकिन नेट के बाद वो कहीं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं और मैं उन लकी लोगों में हूँ, ख़ासतौर से मैं और एक हमारे मित्र हैं, जिनका मैंने इंटरव्यू भी लिया हुआ था लखनऊ से। हम लोगों को दोनों लोगों को एक ही दिन नौकरी मिली और जिस तरीके से हम लोगों का जेआरएफ पहली बार हुआ, वैसे ही अपने बैच में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने का भी मौका पहली बार ही सबसे पहले हम ही लोगों को मिला था। और संयोग की बात है कि जिस दिन मेरे पीएचडी का आखिरी दिन था, उसी दिन हमें सफलता मिला। और हम सोचते थे कि खाली हाथ हम वापस ना चले जाएँ, लेकिन जिस दिन था कि आज आपका आखिरी दिन है और उसमें एक्सटेंशन दिया जाता है। जेएनयू में ऐसी व्यवस्था है कि आपका अगर काम 90% हो गया है, तो 10% को कंप्लीट करने के लिए आपको 1 साल का मौका दिया जाता है। तो इसकी मीटिंग हुई थी और हम लगभग 95% काम पूरा कर चुके थे और थोड़ा-सा जेएनयू में रहने के लिए अक्सर हमने देखा है पीएचडी के विद्यार्थियों को एकदम मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ कि वो सोचते हैं कि 1 साल और मिल जाए। कौन नहीं दिल्ली में रहना चाहता है और जिसकी नौकरी मिल जाती है वो डीरजिस्टर्ड भी हो जाता है। तो हम लोगों की मीटिंग हुई 12-1 बजे ये निर्णय लिया गया कि इनको 1 साल का मौका दिया जाता है। लेकिन शाम में 7-8 बजे हमारा रिज़ल्ट आ गया कि हमारा चयन हो गया छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के तौर पर। तो हमारे जीवन की जो सबसे खुशी वाला पल था, वो छत्तीसगढ़ था और मैं आज भी मिस करता हूँ वहाँ के लोगों को, वहाँ के विद्यार्थियों को जो भी क्योंकि पहली चीज़ तो पहली चीज़ ही होती है, बाद में तो चीज़ें अनुभूत हो जाती हैं, तो उनका महत्व उतना नहीं रहता है। जैसे आप लोगों में से भी जो पहली बार नेट होता है, उसका एक अलग मतलब रहता है। बाद में वो नेट हो रहा है तो लगता है कि क्या ये तो मुझे मिल गया था। अगर जेआरएफ हो जाता है, तो फिर उसको लगता ही नहीं है कि दुनिया में कुछ है। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर होने के बाद भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। कि प्रमोशन को लेकर, तो अटेंडेंस को लेकर, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आप अपने दिमाग में ज़रूर रखिए। मैंने सोचा कि आप सभी को मैं अपनी यात्रा के बारे में भी बताऊँ कि आखिरकार हमने नेट जेआरएफ की शुरुआत कैसे की और कितने समय के बाद सफलता मिली है। तो सफलता आप देख ही रहे हैं कि मिनिमम 5 साल तो लग ही जाएगा। अगर आपका कोई गॉडफ़ादर नहीं है, अगर गॉडफ़ादर है तो भाई आपके लिए सीट सुरक्षित रखा रहेगा और वो चांस देखेगा कि आपका कब सिलेक्शन हो रहा है। ऐसे मुश्किल से 2 से 3% लोग हैं जिनके लिए कुछ चीज़ें पहले से ही निर्धारित हैं। बाकी मुझे नहीं लगता है कि जितने विद्यार्थी यहाँ जुड़े हुए हैं वो इस तरीके से गॉडफ़ादर वाले हैं, वो मेहनत वाले हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन वाले हैं। तो आप बताइए कि हमारा अनुभव आप सभी को कैसा लगा? क्योंकि मेरे मन में विचार आ रहा था कि आप सभी से मैं साझा करूँ
और विचार जब आए तो साझा कर देना चाहिए, नहीं तो विचार कई बार गायब भी हो जाता है और फिर जो आप सोचते हैं उस तरीके से बातों को नहीं रख पाते हैं। तो उम्मीद है कि आप सभी को पसंद आया होगा और आप सभी के कमेंट आमंत्रित रहेंगे, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि मैंने जो भी बातें कही हैं, वो कितनी रियल हैं और कितनी आपको अच्छी लगी। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।